नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की बड़ी खबर, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। आपको मालूम ही है, हर साल, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है कि हमारी जनसंख्या कितनी है, इसका आकलन किया जाए। और यह जो प्रक्रिया है, यह 1881 में शुरू हुई थी, लेकिन 1931 के बाद आज तक, यानी कि 90 साल हो गए, जातीय जनगणना नहीं हुई है। जातीय जनगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस। और अब इस बात को लेकर विपक्षी दल और एनडीए के अहम हिस्सा जेडीयू साथ आते दिख रहे हैं। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अहम मुलाकात भी हो रही है, एक बैठक हो रही है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 11 दलों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाला है। और इस प्रतिनिधि मंडल में आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, ये पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और कांग्रेस से अजीत शर्मा और वीआईपी से मुकेश सहनी शामिल हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम, सीपीएमएल से महबूब आलम, सीपीआई से सूर्यकांत पासवान और सीपीएम से अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और यही नहीं, बीजेपी के नेता जनक राम भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। यहां पर आपको पृष्ठभूमि भी समझा दूं, बिहार में बाकायदा 2 बार सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पास किया जा चुका है विधानसभा में, यानी कि बीजेपी के भी तमाम विधायक सर्वसम्मति से इसकी मांग कर चुके हैं। और 2018 31 अगस्त 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक की अध्यक्षता की थी और उसके बाद सरकार ने कहा था वो जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन 19 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। 20 जुलाई को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ लिखित जवाब दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। समय हम लोगों ने मांगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने समय दिया है कि सब लोग जाएंगे और 10 पॉलिटिकल पार्टी के एक प्रतिनिधि शामिल होकर के इसमें हम लोग सब एक साथ जाएंगे और उनके समक्ष में अपनी बात रखेंगे। सर, बीजेपी का जो रुख है उससे आपको लग रहा है कि रास्ता निकल पाएगा? बीजेपी भी आ रही है, साथ में आ रही है, जा रही है। क्या बातचीत क्या बातचीत प्रधानमंत्री प्रपोजल में आप लोगों ने? तो वही बात है, इसी के लिए हम लोग रखेंगे। ये तो पहले ही से जान रहे हैं कि बिहार में मतलब 19 में ही एक यूनानिमस रिजोल्यूशन हुआ था इसके पक्ष में, और फिर 20 में भी विधानसभा में यूनानिमस, और 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों में हुआ था। तो इसलिए सब लोगों की तो राय एक ही है, बिहार में कोई राय अलग अलग नहीं है। जाति आधारित जनगणना होने के बाद क्या है कि आप अगर 100 सीट वैकेंसी है तो 50 क्रीमी लेयर में उस जाति में डाल दीजिए और 50 नॉन क्रीमी लेयर, मतलब गरीब लोगों में। तो ये जब हो जाएगा तो इधर से उधर नहीं जाएगा, तो समाज में द्वेष घटेगा। इसलिए जाति जनगणना पर होने में दिक्कत कहीं नहीं है। सभी जाति के लोग इससे खुश रहेंगे, बिहार में शांति रहेगी और हम तो चाहेंगे पूरा देश में हो। हमारी पार्टी के मांग पे, हमारे नेता की मांग पे 2 बारी बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है। प्रस्ताव पारित होने के बाद 2 बार हम लोग बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी भले ही हमको आपके नेतृत्व में जाना पड़े, चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलने। मुख्यमंत्री जी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, कुछ गाड़ी तो बढ़ नहीं रही थी प्रस्ताव पारित होने के बाद। तो हम लोगों की मांग पे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से समय मांगा, देरी समय मिला, लेकिन समय मिला है। असल जो कारण है गरीबी मिटती क्यों नहीं है, तो इसलिए ये काम जो है बेहद जरूरी है। तो आज या तो कल ये होना ही है, इससे बेहतर आज हम करें। आखिर SC ST की गिनती हो रही है, अच्छा है, होना चाहिए। तो यहाँ पर धर्म के तौर पर भी आप गिन रहे हैं, तो जातीय आधारित गिनती में क्या दिक्कत है लोगों को? जब आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इंसाफ के साथ विकास की बात करते हैं, तो ये मुतालबा कोई बुरा तो है नहीं, होना चाहिए। OBCs के मुतालबा बहुत दिनों से है कि साहब हमारी तादाद बताई जाए, और सही आकलन के लिए जरूरी भी है कि सही गिनती लोगों के सामने में। ब्रिटिश टाइम में हुआ
और स्वतंत्र भारत में करने में क्या दिक्कत है, लोगों को करना चाहिए। इसलिए चूंकि ये एजेंडा इतना कॉमन है कि अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लोग खड़े हैं कि साहब आपने जो डिमांड रखा बहुत ही जेन्युइन है, और मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश के ओबीसी का है। तो अब से 55 मिनट बाद ये अहम मुलाकात, ये बैठक होने वाली है। 11 दलों का प्रतिनिधि मंडल बिहार से प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाला है। और इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे तमाम सहयोगी। विजय चौक पर मौजूद हैं संजीव त्रिवेदी, नीतीश कुमार के घर के बाहर मौजूद हैं ऋषिकेश, और तेजस्वी के यहां मौजूद हैं प्रभाकर मिश्रा। तो संजीव, ये मंडल 2 की तरफ हम जाते दिख रहे हैं क्या, और इस बैठक की कितनी अहमियत मानी जाए, क्योंकि ये मांग 4 तारीख को 4 अगस्त को बाकायदा चिट्ठी के जरिए नीतीश कुमार ने लिखी थी, वक्त मांगा था, और आज ये वक्त दिया जा रहा है। तो इसकी अहमियत किस तरह से आंकी जाए? से आप आंक सकते हैं कि इसने विरोधियों को एक साथ ला दिया है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, ये दोनों आज प्रधानमंत्री से एक साथ मिलेंगे और उनके साथ 8 दूसरे दल के नेता भी होंगे। ये विजय चौक है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। सामने में प्रधानमंत्री का कार्यालय हमारे ठीक पीछे, और अब से कुछ देर बाद सभी दलों के नेता यहां पर पहुंचेंगे। पास ही रहते हैं नीतीश कुमार, उनका बंगला है, तेजस्वी भी पास ही ठहरते हैं, और सब लोग प्रधानमंत्री से जाकर मांग करेंगे कि अगर जाति को पहचान दी गई है, अगर जाति के आधार पर हम तय करते हैं कि पिछड़ा कौन है और कौन नहीं है, तो फिर उस जाति को लेकर के नया आंकड़ा सामने क्यों नहीं आए? क्यों आप 1931 के आंकड़े का ही इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्यों ऐसा है कि आपने उसके बाद से भले ही 2018 में दावा किया था 20 जुलाई को, जैसा कि आपने बताया, कह दिया कि हम नहीं कराएंगे, ये तो होना ही है। क्योंकि अमूमन हमेशा यही होता है कि जो सोशल मैप होता है देश का, वो जातियों के आधार पर तय करने की परंपरा है, और उसी हिसाब से वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो तय किए जाते हैं। तो भारत में आखिर आंकड़ा क्या है ओबीसी का, ये सवाल आज करेंगे। और 52% बताया गया था मंडल कमीशन के माध्यम से, लेकिन आप जानते हैं काका कालेलकर के टाइम से जितने भी कमीशन बने हैं वो इस बात को लेकर संदीप कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर देश में आबादी ओबीसी की कितनी है, और अगर आबादी नहीं पता रहेगी तो फिर कैसे तय करेंगे कि उन्हें बेनिफिट्स कैसे मिलेंगी। लेकिन इसका जो राजनीतिक पक्ष है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओबीसी की जो राजनीति होती है, आपने कहा मंडल 2, जाहिर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह डर लगता है कि इस वाली राजनीति में वो उतने मजबूत नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि वो मंडल वाली राजनीति में बहुत मजबूत हैं। तो क्या एक नई गोलबंदी की तरफ इशारा है? ये कहीं ना कहीं एक राजनीति में संभावना के तौर पर तलाशी जा रही है। लेकिन आपको यहां बताते चले कि इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे दल हैं, यानी कि सब लोग एक मत में इस बात को लेकर के तैयार हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, देखने वाली बात ये होगी। ऋषिकेश कुमार भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, और इनके साथ हैं बीजेपी के नेता, मंत्री भी हैं, जनक राम। और ऋषिकेश, आज मैं जनक राम का एक बयान पढ़ रहा था अखबार में, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो तय करेगा वो हम सब मान लेंगे। तो बीजेपी अपनी पोजीशन को थोड़ा नुआंस कर रही है क्या, कि सर्वसम्मति से विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में 2 बार यह प्रस्ताव पारित भी किया गया है, लेकिन अब विपक्ष ने जैसे यह मुद्दा लपक लिया है, अब बीजेपी के गले की हड्डी भी बन गया है। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन उनके विधायक भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने में शामिल भी होते। ऋषिकेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है संदीप जी। मैं पूछ लेता हूं उन्हीं से, क्योंकि बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि वो विकास की राजनीति करती है, जातियों में उसका यकीन नहीं है, और यही सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है, द्वंद्व है। लेकिन जनक राम है, उसी डेलीगेशन के हिस्सा हैं। जनक जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी करी कि वो विकास के एजेंडे के सहारे राजनीति कर रही है, लेकिन अब जातियों के आधार पर राजनीति हो रही है, फिर ऐसे में समर्थन कैसे? क्योंकि आप ही की पार्टी केंद्र में कह रही है, वहां से जो प्रस्तावित पास हुआ था सदन से कि नहीं, जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है, फिर आप लोग प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं। 2 विषय है। एक तरफ तो सदन ने जातीय जनगणना को पारित करके
उस सदन में भेज दिया। देश के प्रधानमंत्री के पास जब बातें आ गई। दूसरी बात, विकास, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले पूर्ववर्ती सरकार ने जाति कहते कहते, गरीबी कहते कहते न गरीबी दूर हुआ न जाति की समस्या हल हुई। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 अरब 30 करोड़ जनता ने जो आशीर्वाद देकर के सत्तासीन किया, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास सबसे अग्रणी है और विकास के कड़ी में देश और प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जनता को भी विकास भाती है। जैसे आपने देखा होगा, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, वंचित समाज हो, सर्व समाज के लोगों को ये चिंता विकास की है। उसी कड़ी में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विकास के अग्रणी उन्हें रखते भी हैं, विकास उनको भाता भी है। वो तो विकास की बात नहीं करके जाति की बात कर रहे हैं। नहीं, जाति तो एक कर्म कांड को पूरा करने के लिए सब होता है। जाति तो हमने पहले भी कहा कि जाति भी है। मैं अनुसूचित जाति चमार वर्ग से आता हूं, तो जाति एक अलग जगह है। हमारी जनसंख्या भली भांति गणना भी होता है, हर आदमी जानता है कि मैं किस जाति से हूं। जाति एक अलग विषय है, लेकिन आज देश और प्रदेश के लोगों को विकास सीधा पूछिए, और बिहार ये जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं? नरेंद्र मोदी जी हो, उनको विकास भाता है और जनता पसंद भी करती है। सीधे हमारे संदीप जी सहयोगी हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। आप डेलीगेशन का हिस्सा जरूर है, लेकिन आपकी पार्टी नहीं चाह रही है। आज तो खुशी का पल है। बिहार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन मिलने जा रहा है और मुझे लगता है कि ये मांग मुख्यमंत्री के समक्ष हम सब लोग रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज निर्णय लेंगे। जो निर्णय होगा प्रधानमंत्री का, देश और प्रदेश को वो मान्य होगा। नहीं, इसमें असमंजस क्यों है? एक सेकंड ऋषिकेश, जरा जनक राम से ये पूछिए कि ये असमंजस क्यों है? साथ और आज तो देख ही रहे हैं कि हम सब लोग चट्टान की तरह एनडीए एक साथ है। पूछा जा रहा है कि इसमें असमंजस की स्थिति क्यों है? मैं पूरा सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट ऋषिकेश, पूरा सवाल सुन लीजिए। 2010 में गोपीनाथ मुंडे जो इनके बड़े ओबीसी नेता थे, अब स्वर्गवास हो गया, मनमोहन सरकार पर दबाव बनाया था कि 2011 की जनगणना में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। 2017 में जी रोहिणी जो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन भी बना। तो फिर अब असमंजस क्यों है? हेलो जनकराम जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जनकराम जी, संदीप बोल रहा हूं, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जनक बाबू, एक चीज समझाइए। अभी आप विकास, देखिए विकास की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं जाति की जी रोहिणी कमीशन क्या कहता है कि 97% जितने दाखिले और जितनी सरकारी नौकरियां मिली वो 25% ओबीसी जातियों को मिल गई। 983 जातियों को एक भी नौकरी या एक भी दाखिला नहीं मिला। तो ये विकास का ही तो हिस्सा होगा। गोपीनाथ मुंडे 2010 में मनमोहन सरकार पर दबाव बनाते थे कि जातिगत जनगणना कराइए, फिर आपने जी रोहिणी आयोग भी बनाया। अब असमंजस क्यों है? मुझे लगता है कि इसमें कहीं असमंजस नहीं है। जब रैंडम सर्वे हो गया है, ओल्ड हाउस सर्वे हो चुका है और आज वो दिन भी आ चुका है, देश के प्रधानमंत्री के सामने हम बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मिलने के बाद से वो सारी रास्ता साफ हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिल रहे हैं और जो प्रधानमंत्री का निर्णय हो, ये राज्य का निर्णय नहीं है, प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा, हम सबका मान्य होगा। नहीं, अब तो देखिए सर्वसम्मति बनी ना 127वें संशोधन पर कि ओबीसी में कौन सी जातियां शुमार होंगी, कौन सी नहीं होंगी, वो अधिकार राज्यों का बहाल किया गया ना 2018 तक। 1993 से 2018 तक राज्यों को यह हक था, फिर केंद्र ने ले लिया, उस पर सर्वसम्मति बनी। तो इसमें भी आप नीतीश के साथ हैं या बीजेपी जो कहेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे आप? नहीं, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो दोनों नेता को पहले विकास भाता है और मुझे लगता है कि ये जब मामला केंद्र में आ गया तो देश के प्रधानमंत्री के सामने हम सब लोग उपस्थित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। नहीं, बहुत से राज्यों ने यह प्रस्ताव पारित किया है, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक में भी किया गया था। अब बिहार में जो बात हो रही है, अभी थोड़ा उनको जाना है, चर्चा में, बैठक में शामिल होना है। लेकिन प्रभाकर, ये मंडल
2 की तरफ जाते दिख रही है क्या? और गले की फांस बीजेपी के लिए यह है कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी बढ़ चढ़कर उनको वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर पलटती है, बदलती है, और ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा खित्ता अभी भी रीजनल पार्टीज के साथ रहता है। राजनीति यहां अटकी हुई है क्या? संदीप, आपके इस सवाल पे जाऊं उसके पहले मैं एक तस्वीर दिखा दूं। तेजस्वी यादव की गाड़ी ये लगी हुई है और तेजस्वी यादव उधर मीडिया से बात कर रहे हैं और यहां से निकल करके वो जाएंगे जहां प्रधानमंत्री के साथ इन लोगों की बैठक होनी है। लेकिन जो आपका सवाल है, दरअसल जब जनक राम से आप बात कर रहे थे उस समय मैं उनकी बात सुनकर मैं कंफ्यूज था, बिहार की जनता भी कंफ्यूज होगी, पूरा देश भी कंफ्यूज होगा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा से 2-2 बार जातीय जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित होता है, उसमें बीजेपी के नेता शामिल होते हैं, बीजेपी के विधायक शामिल होते हैं। उसके बाद सरकार सीधे केंद्र में सरकार मना कर देती है, गृह राज्य मंत्री सीधे मना कर देते हैं कि ऐसा सरकार नहीं करने जा रही है, जातीय जनगणना नहीं करने जा रही है। और उसके बाद फिर जब बिहार की सरकार तमाम सरकार पार्टियों का डेलीगेशन जब आता है, वहां पर बीजेपी का एक मंत्री भी आता है, तो ये बताता है कि किस तरह से पार्टी कंफ्यूज है। लेकिन आरजेडी कंफ्यूज नहीं है, जेडीयू कंफ्यूज नहीं है, नीतीश कुमार कंफ्यूज नहीं है, तेजस्वी यादव कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि इनको संदीप, आपने जो मंडल 2 की बात की, मंडल 1 मुझे याद है, वो सियासत जब शुरू हुई थी तो उसी मंडल 1 के काट के लिए देश में कमंडल वाला अध्याय शुरू हुआ था। और इन्हें पता है, बीजेपी को पता है कि मंडल की राजनीति में वो पार नहीं पाएंगे, जेडीयू से पार नहीं पाएंगे, आरजेडी से पार नहीं पाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियों से पार नहीं पाएंगे। लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ इसलिए नहीं सकते कि छोड़ देंगे तो ये इतना बड़ा वोट बैंक है कि पैदल हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये अभी तेजस्वी यादव की गाड़ी निकल गई, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार की गाड़ी, बिहार भवन से गाड़ी आई थी, उस पर बैठ करके संदीप तेजस्वी यहां से चले गए। तेजस्वी से थोड़ी देर पहले मैं जब पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद ही हम कुछ बात कर पाएंगे, तो उनका मुद्दा तो साफ है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जमीन तलाशने की, एक जगह जमीन बचाने की कोशिश है, दूसरी तरफ जमीन तलाशने की कोशिश है। बीजेपी की राजनीति में इस तरह की जरूरत अभी नहीं महसूस कर रही, लेकिन बीजेपी को पता है कि जैसे ही जातीय गणना होगी वैसे ही ओबीसी अपना हक मांगेगी। और सही बात आपने ही बताया। जो एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी सीधे ये भी नहीं कह रही है कि जिस तरह से जब 1951 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल पर दबाव पड़ा कि जातीय जनगणना दोबारा शुरू होनी चाहिए और उन्होंने सीना ठोक कर कहा था कि जातीय जनगणना करने से भेदभाव बढ़ेगा, जातीय भेदभाव बढ़ेगा, जो देश के लिए ठीक नहीं है। ये बीजेपी कह नहीं सकती, इसलिए कि उसे पता है कि उसके कहने के मायने क्या हैं। और यही असमंजस है संदीप भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल संजीव, और इसमें देखिए खास बात क्या है, ये मंडल और कमंडल का ऐसा घालमेल किया है ओबीसी वोट बैंक पर, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ बना ली है। और बीजेपी अभी इस बात की ताल भी ठोकती है। अभी कुछ दिनों पहले जो मंत्रिमंडल में फेरबदल जमा विस्तार हुआ कि देखिए हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं, 2014 में यह संख्या सिर्फ 13 थी। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी को। लेकिन जातीय जनगणना पर पीछे हटती अभी दिख रही है बीजेपी। तो ये एक यक्ष प्रश्न हो जाता है। और अभी चुनाव भी सर पर खड़े हैं, अभी उत्तर प्रदेश बहुत अहम चुनाव है। देखिए संदीप, आपके प्रश्न के जवाब में उदाहरण के तौर पर बिहार चुनाव 2015 को सामने लाना चाहूंगा। उस वक्त मुझे याद है आरक्षण के प्रश्न पर लालू यादव उस चुनाव में एक सवाल खड़ा करने में सफल हुए थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। संघ प्रमुख का एक बयान आ गया था और फिर हमने देखा था कि अचानक से पूरी जो राजनीति है वो आरक्षण समर्थक बनाम आरक्षण विरोध के आसपास सिमट कर रह गई। और उस वक्त लालू और नीतीश चूंकि साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, जबकि लग यही रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में इतना जबरदस्त नतीजा लाने के बाद जरूर जीत जाएगी बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था।
ट्रेडिशनली ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया है कि जो मंडल की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने आप को जीतरी पाती है, बहुत मजबूत नहीं पाती है, इसीलिए वो फैसलों को टालती रही है। आप याद कर लें 2010 में गोपीनाथ मुंडे की आपने बात की, 2009 में जब सरकार में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव बाहर और शरद यादव बाहर, तो ये यादव ट्रियो जो था इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दबाव बनाया था और उसी दबाव का नतीजा था कि 2011 के सेंसस में कास्ट काउंट होगा ये तय हुआ था और कास्ट काउंट हुआ भी था, लेकिन उसके नतीजे जो हैं वो नई सरकार ने नहीं आने दिया। 2016 में जब ये आंकड़े जारी हुए तो वो जातीय आंकड़े रोक लिए गए, उस वक्त तो ये नहीं आए, रोक लिए गए। अब उसके बाद आप देखिए, उसके बाद फिर सामने बात आती है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा, लेकिन आप 2 साल के भीतर ही नीति बदल से आते हैं। हाँ, तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं। जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो है भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविजन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में, और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी, जो स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग। तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बार सवाल पूछा गया है इसी मॉनसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है, लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे सुशील मोदी का एक ट्वीट आया है इस बैठक से ठीक पहले, और उसमें वो सीरीज ऑफ ट्वीट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थन करती रही है इसका, कभी विरोध नहीं किया है। तो ये बैठक से पहले सेंसस होता है, बीजेपी कर रही है। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की UPA 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था, उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, अब देखिए, अब सरकार को तो कई फैसले लौटाने भी पड़े। नीट का जो मामला था, जब लोग सड़कों पे दिखे, प्रोटेस्ट कर रहे, नहीं लौटा रहे, किसान वाला नहीं लौटा रहे। अब होता है, लेकिन संघर्ष जारी, कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, कुछ चीजें लेट हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और इम्तियाज अंसारी जेडीयू के नेता भी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज भाई, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा ने 2 बार जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पास किया है। 4 तारीख को चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार ने, उस पर तंज भी कसा। 11 अगस्त को तेजस्वी ने की, जी सम्मान नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आज मुलाकात हो रही है। अब इस मुलाकात में क्या आप इस मांग पर कायम रहेंगे कि जातिगत जनगणना तो होनी ही होनी है, या प्रधानमंत्री जो भी फैसला सुनाते हैं या लेते हैं उस पर आप मंजूर हो जाएंगे? संदीप जी, 2 बार बिहार की विधानसभा ने सभी दलों की सहमति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, उन्होंने पारित किया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये मांग, उनके नेतृत्व में सभी दल, कितना सुंदर दृश्य है कि बिहार का पक्ष और विपक्ष, सरकार और विपक्ष सभी दल एकजुट है। तो ये तो जनहित का और जनता की मांग है, और देश की जनता
अब ये जानना भी चाहती है, देश की जनता भी जानना चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, एक बार होना ही चाहिए कि किस जाति के लोग कितना निवास करते हैं। अगर जाति जनगणना का डाटा देश के पास होगा तभी विकास की गति को तेज किया जा सकता है। क्या शिक्षा में, आर्थिक स्थिति में, सरकारी नौकरी में, गैर सरकारी नौकरी में, मजदूरों में किस जाति के लोग की कितनी स्थिति है, देश को विकास। केंद्र सरकार ने लिखित जवाब दिया है इम्तियाज भाई, वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो क्या बिहार में आप अपने आप जातिगत जनगणना करवाएंगे? कर्नाटक में करवाई गई है, आप जानते हैं। कर्नाटक में करवाई गई है, वो क्या सिस्टम से किया गया है, उसकी फाइल को नाम बदला सिर्फ, पर हुई जातिगत जनगणना। देखिए ये मांग अब तो देश का बिहार, देखिए बिहार ने हमेशा देश की राजनीति को और देश को नया पथ दिखाया है और नया दिशा दिया है। बिहार की ये मांग अब देश की मांग हो चुकी है, देश की जनता की मांग है। अब मुझे पूरी तरह से आशा और उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मांग को नहीं ठुकराएंगे। जातिगत अगर नहीं मानती है केंद्र सरकार तो बिहार में जातिगत जनगणना कराएंगे आप? देखिए बिल्कुल जातिगत जनगणना तो होना ही चाहिए, एक बार तो जातिगत जनगणना बिल्कुल अति आवश्यक है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो विकास की बात करना या विकास हमारा कितना प्रतिशत, किस घर तक, किस जाति तक हमारा विकास कितना पहुंचा है, कितना नहीं पहुंचा है, हम इसका आकलन नहीं कर पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नवल किशोर, नवल, ये अभूतपूर्व एकता, ये क्या विकास के नाम पर हो रही है कि जी जो पिछड़ा वर्ग है सही तरह से चिन्हित नहीं है, वो चिन्हित होना चाहिए, पता लगना चाहिए किसको कितना मिला, ये उसके लिए कर रहे हो या ये सीधी सीधी राजनीतिक फसल आप काटने की कोशिश कर रहे हो, मंडल 2 खड़ा कर रहे हो? देखिए संदीप जी, पहली बात तो ये है कि देश में जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी जानकारी हमें नहीं है, उसके आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उसका विकास कैसे हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है। और यही कारण है कि आरजेडी आज से नहीं दशकों से इस बात पर कायम है कि इस वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। लालू जी के दबाव में, राजनीतिक दबाव में और मुद्दों को स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर रखने के दबाव में ही आपको ज्ञान होगा कि 2011 का जो जनगणना हुआ उसके बाद इस चीज को कराया गया। ये बात अलग है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने के बाद जिसमें कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। और इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने आते हैं और यही कारण है कि मुद्दों के दबाव में सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो भी साथ आती है और तमाम दल, इनफैक्ट बीजेपी भी हमारे साथ बिहार में आती है इस मुद्दे पे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और जहां तक बीजेपी का सवाल है वो हमेशा दोरंगी राजनीति करती है। आप देखेंगे कि SC/ST एक्ट पे हो या 200 पॉइंट रोस्टर पे हो या अभी हाल फिलहाल में नीट पे हो, उनको जन दबाव में जब जनता आंदोलन की और मुद्दे इतने महत्वपूर्ण थे कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पे इस पर दबाव बना तो सरकार को झुकना पड़ा। मुझे लगता है कि पर सरकार ये भी तो कहती है ना नवल, क्या ये बात आप डिनाई कर सकते हैं कि पिछड़ा आयोग उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, नीट में 27% आरक्षण, 35% तक आरक्षण का प्रावधान पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है, 27 पिछड़े वर्ग के केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं इस मंत्रिमंडल में। यह आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तादाद है, सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है पिछड़े वर्ग का। देखिए इसमें आप राजनीतिक देख सकते हैं क्योंकि अधूरा कार्यक्रम जो है बिना जानकारी का, जैसे 2018 में आपने राज्यों को सूची बनाने के अधिकार से उनको छीन लिया और फिर 2021 में उसको वापस करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो सूची जिस आधार पे बननी चाहिए वो आंकड़े ही आप तैयार करने के लिए रेडी नहीं है, उस पर आप नहीं मानते हैं। और जो 90 साल बासी आंकड़े हैं वो तो जनता में है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि 1931 का जो जनगणना था वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ था। पूरे भारत की जो आबादी है 1947 के बाद 1951 से लेकर 2011 तक अगर ये नहीं हुआ और कहा गया कि इसे जातीय भेदभाव फैलेगी तो आप देखेंगे कि क्या जातीयत गैर बराबरी को दूर किया गया सरकार के द्वारा या नीतियों के द्वारा, क्योंकि आंकड़े मौजूद नहीं थे, ये काम नहीं किया जा सका। तो SC/ST का तो आकलन हो रहा है,
उनकी परेशानियां, उनकी दिक्कतें, उनका उत्थान हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एक मुकाम तक वो बढ़े हैं, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जनसंख्या है, उसके आधार पे उनकी हिस्सेदारी क्या है उसका आकलन किया जा सकता है। लेकिन जहां तक ओबीसी का सवाल है, लगातार उनको आंकड़ों से वंचित रखा गया, जबकि वो चाहे पहला पिछड़ा आयोग कालेलकर के नेतृत्व में हो, या मंडल आयोग हो, या बिहार में मुंगरी लाल आयोग हो, सबने एक सुर में कहा कि अगर जातीय सूचना होती, जातिगत आंकड़े होते तो हमें सूची बनाने में आसानी होती और हम तय कर पाते कि आखिर में कितने प्रतिशत आबादी है जो पिछड़े हैं, और उसके आधार पर हम सुझाव दे पाते हैं। चाचा भतीजा नजदीक आ रहे हैं क्या? ये नजदीकी की राह पर कदम ताल करते दिखेंगे अब आने वाले दिनों में नीतीश और तेजस्वी? देखिए, हम लोग हमेशा जन मुद्दों के साथ रहे हैं। जो जन मुद्दों पर हमारे साथ आएंगे वो उनके साथ हम हैं। आज भी नीतीश कुमार दबाव में हमारे साथ आए हैं। 2018 और 2020 में विधानसभा जब सर्वसम्मति से पारित कर चुकी थी तो वो शांत क्यों बैठे हुए थे? ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दबाव में कि भाई अगर केंद्र सरकार पूरी तरह से खारिज कर रही है कि उसकी कोई योजना नहीं है, तो हमारा जो सर्वसम्मति के आधार पे जो विधानसभा ने पारित किया है उसका क्या होगा? उस दबाव में नीतीश कुमार आए, यह सराहनीय है, लेकिन उस पर कायम रहना होगा। अगर किसी भी सूरत में केंद्र सरकार इसे मना करती है तो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अभियान होना चाहिए और राज्य सरकार को उस आंकड़े को तैयार करने में भी पहल करनी चाहिए। ठीक है, सुकेश रंजन मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुकेश, ये राजनीति का ऊंट किस करवट बैठ रहा है? ये जो मंडल 2 का आभा मंडल अब जो क्रिएट किया जा रहा है, नीतीश इस मुद्दे को उठाकर, ये मुद्दा जो गले की हड्डी बन गया है, केंद्र सरकार की और दबाव बना रहे हैं, या नीतीश और प्रधानमंत्री पूरा क्रेडिट ले उड़ेंगे कि जी देखिए हम कितने कंसर्न्ड हैं पिछड़ी जातियों के लिए, अब हम जनगणना भी कराने को तैयार हैं राष्ट्र हित में, समाज हित के चलते? देखिए संदीप, एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, और इसको एड्रेस करने की कोशिश हर तरफ से होगी। मेरी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो रही थी सरकार में, तो उन्होंने ये तो जरूर कहा कि ये बहुत मुश्किल है, ये करना आसान नहीं है। मैंने जाहिर तौर पे काउंटर सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री का समय देना पूरे प्रतिनिधिमंडल को, और ये प्रधानमंत्री उस बीजेपी से नहीं आते हैं जो कमंडल वाली बीजेपी है। बीजेपी का कमंडलीकरण पहले था, अब मंडलीकरण करने की स्थिति है। बार बार जो कह रहे हैं कि 27 मंत्री ओबीसी के, ये नैरेटिव बीजेपी ने बिल्ड किया है कि हमने 27 मंत्री बनाए। अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी के वो नरेंद्र मोदी, जो खुद एक ओबीसी हैं, उन्होंने बनाए। तो ये पहले वाली बीजेपी नहीं है। दे आर नॉट बेसिकली अवर्स टू द आइडिया ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस। इसको हमको समझना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलना नहीं चाहते। आपको मालूम है कि ये किस दिशा में लीड करेगा। फिर वो आरक्षण पे बात आएगी, फिर वो 50% का कैप जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे फ्रंट एक साथ बीजेपी खोलना नहीं चाहती है। अब ये इतना बड़ा, अभी जो आप टेलीविजन पे हम जो ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये चित्र, कि तेजस्वी भी मीटिंग में, बीजेपी के लोग भी मीटिंग में, नीतीश कुमार डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, ये जो चित्र सुनहरा आप देख रहे हैं, ये दरअसल ये इतना बड़ा पोटेंट पॉलिटिकल टूल है जिसको बीजेपी भी मिस करना नहीं चाहती है। और इसीलिए सुशील मोदी का ट्वीट उसको अंडरलाइन करता है कि बीजेपी इस आइडिया के विरोध में नहीं है। इसीलिए बीजेपी, जो विधानसभा से 2 बार पारित हुआ है प्रस्ताव, बीजेपी उसका हिस्सा रही है। इसको कैसे किया जाएगा? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि यद्यपि ये करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मान जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नो में होने जाना नहीं जाने को है कि प्रधानमंत्री कह देंगे कि ये मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जेडीयू का एक कॉलम ही तो जोड़ना है। अब यही तो सवाल विपक्ष उठा रहा है ना, नहीं, ये इतना चिड़ियों का, मोर का, बाघ का, घोड़े का, गाय का, सबका अगर आंकड़ा है हमारे पास, और हमारे पास SC ST का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का आंकड़ा है, तो जातियों का आंकड़ा एक कॉलम और जोड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस आइडिया से आप सहमत हैं, और इस आइडिया से के ब्रांचेस जो अलग अलग निकलेंगे उसको
उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो मनूवरिंग आप में अगर है, तब यू विल गो अहेड विद नहीं, आंकड़े तो निकले हैं ना जी। रोहिणी कमीशन ने, आयोग ने 2018 में आंकड़े दिए कि जी 97% जो नौकरियां हैं और जो दाखिले हैं IIT, IIM, एम्स, NITs में 25% जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने उन पर कब्जा कर रखा है। 983 जातियों का तो कोई ना दाखिला मिला और ना ही कोई सरकारी नौकरी मिली। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं देश में, उनमें से एक भी OBC प्रोफेसर नहीं, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। ये आंकड़े तो हैं ना हमारे पास। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ। हम इन आंकड़ों में और भी आगे जा सकते हैं। मैं पॉलिटिकल मनूवरिंग की बात कर रहा हूं। ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। किया ना कर्नाटक की सरकार ने। पर इसमें और फिर दबाव बनेगा और जातियां आएंगी, अरे हमें तो कुछ नहीं मिला। सिर्फ और जातियां नहीं आएंगी। हाँ। उसके बाद चूंकि इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट जातियां, ऐसी दबंग जातियां हैं जो इसको आगे बढ़ाने के लिए कहेंगी। फिर 50% कैप जो है इंदिरा साहनी केस में, जो उसी पे कह रहा था, 50% कैप से ऊपर जाएंगे वो। एक ब्रांच फिर इधर से निकलेगा, एक दूसरी तरफ से निकलेगा। गुजरात में पटेल है, महाराष्ट्र में मराठा है, यूपी बिहार में यादव्स हैं, तो हरियाणा में जाट है, राजस्थान में गुज्जर, कर्नाटक में लिंगायत। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें आपको, यू विल हैव टू कीप देम इन कंसिडरेशन कि क्या ये किया जा सकता है, क्या ये डूएबल है। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो 24/7 राजनीति को समझते हैं, वो राजनीति जीते हैं। उन्हें मालूम है कि ये इतना बड़ा पॉलिटिकल टूल है, वेपन है, जिसको आज की तारीख में बीजेपी अगर मना करती है, फिर उस पे ये आरोप चस्पा होगा कि दरअसल ये सिंबलिज्म कर रही है। ये इनका सांकेतिक चीजें तो कर दी, असल चीज नहीं हो रही। ये हर चीज में सिंबलिज्म ढूंढते हैं, हर चीज में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। ये OBC कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का दर्जा हो, 27 मंत्री बनाने की बात हो, वो सब बातें फिजूल की हैं। दरअसल व्हेन इट कम्स टू OBC, व्हेन इट कम्स टू OBC पॉलिटिक्स, दरअसल बीजेपी इसको नहीं कर सकती है। इसको नहीं चाहेगी बीजेपी की वो उस पर आरोप, इतना गंभीर आरोप उस पर लग। प्रभाकर, आप सुप्रीम कोर्ट को इतने सालों से कवर कर रहे हैं, यहां पर यह संवैधानिक सवाल भी जुड़ेगा। यह सिर्फ मंडल 2 नहीं, ये आरक्षण से भी जुड़ता है। और जो तेजस्वी कह रहे हैं ना कि भाई अधिकार तो दे दिया राज्यों को कि आप पिछड़ी जातियों में कौन जोड़ना है, कौन घटाना है, वो राज्य तय करें। आंकड़ा नहीं होगा, पता नहीं होगा किस जाति की तादाद कितनी है, हम जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे। और इस जोड़ घटा में वो इंदिरा साहनी वाला 50% की जो कैप है, वो उससे ऊपर भी जाएगा। एक लॉजिकल मांग आगे ये भी बन जाएगी। ये एक संवैधानिक संकट भी है, इसीलिए बीजेपी संभल कर, फूंक कर कदम उठा रही है क्या? निश्चित तौर पर ये बात, निश्चित तौर पर जो सुकेश जी बात कह रहे थे कि उसके ब्रांचेज जो निकलेंगे, उसमें से बड़ा ब्रांच नहीं, मैं तो इसको कहूंगा कि एक परफेक्ट, एक कंप्लीट ट्री निकलेगा। कि जिस तरह से पहले तो ये बात हुई कि राज्यों को अधिकार होगा कि OBC तय करे कि OBC कौन होंगे, तो OBC राज्य तय कर दिए। अब जब OBC तय होंगे तो उनके वो हिस्सेदारी मांगेंगे, वो मांगेंगे, और उसी के लिए पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ के कह रहा हूं कि पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश हो रही है कि जब जनगणना होगा, जातीय जनगणना होगा, उसके आंकड़े आएंगे और तब ये बात कही जाएगी कि 50% से बात नहीं बनेगी, और तब फिर सुप्रीम कोर्ट में आया जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण देने के बाद उसको वहां पर जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि राज्य सरकारों को OBC तय करने का अधिकार नहीं है। और उसको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को नल एंड वॉइड करने के लिए संसद ने संविधान संशोधन कर दिया। तो अब उसी तरह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एक बार फिर उठेगा संदीप, जहां पर ये मांग उठेगी कि इंदिरा साहनी जजमेंट में जो कैप है 50% का, उसे एक्सटेंड किया जाए, उसे बढ़ाया जाएगा। और तब भी तो ये चर्निंग चल रही है, ये एक और मंथन शुरू हो गया है और इसकी धुरी जाति बन रही है। जाति और मजबूत होंगी या एक पुल बनेगा, एक सेतु बनेगा जो डिस्पैरिटी है। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।